जय हिंद प्यारे साथियों। आज 4 नवंबर की तारीख है और आज कुछ बच्चों का अभी 2-3 दिन बाद मध्य प्रदेश पुलिस का पेपर है। जिसने अभी तक भारतीय संविधान नहीं पढ़ा है, बिल्कुल जीरो है, कुछ नहीं जानता है अनुच्छेदों के बारे में, उसके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। बात करें भारत में संवैधानिक विकास कैसे हुआ। भारत में संवैधानिक विकास कैसे हुआ, आज की क्लास में मैं लिखवाऊंगा कुछ नहीं, केवल समझाऊंगा। और जो बच्चे YouTube के माध्यम से देखेंगे, यदि उन्हें PDF चाहिए है तो वो WhatsApp पे मैसेज कर सकते हैं, PDF भेज दीजिए, मैं PDF भेज दूंगा। बाकी 1 घंटे में आज और कल परसों में पूरा भारतीय संविधान में आपका खत्म करवा दूंगा, ठीक है। बात करें भारत में संविधान के विकास की कि संविधान बना कैसे, उसका विकास कैसे हुआ, तो जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, पहले कौन सी लड़ाई होती है? प्लासी की 1757 में। फिर बक्सर का युद्ध होता है 1767। इस लड़ाई में सिराजुद्दौला को हेक्टर मोनरो हरा देता है। रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। 1757 में प्लासी की लड़ाई में जब ये हरा देता है तो अधिकार कहाँ कर लेते हैं? बंगाल में। जब बक्सर का युद्ध 1764 में होता है तो ये बंगाल के साथ साथ बिहार और उड़ीसा पर भी अधिकार कर लेते हैं। जब 1753 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, उसमें इस अधिनियम का उद्देश्य था कंपनी की भारतीय सत्ता पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण स्थापित करना। 1757 में बंगाल को जीत लिया। 1764 में जब बक्सर का युद्ध हुआ तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर इन्होंने अधिकार कर लिया। जब अधिकार कर लिया तो ये तो एक कंपनी थी छोटी सी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, आई कहाँ से थी? ब्रिटेन से आई थी। इन्होंने यहाँ संदेश भेजा कि हमने कवर कर लिया यहाँ से, और नियम कानून भेजे गए कि अब वहाँ पर कार्य कैसे करना है। इस अधिनियम का उद्देश्य कंपनी की भारतीय सत्ता पर ब्रिटिश संसदीय प्रणाली को नियंत्रण में लाना था। दूसरा पॉइंट, इसके जरिए मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन, उस समय क्या हो गया था? केवल इतना ही क्षेत्र इनके पास नहीं था। 1773 में बम्बई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी भी बंगाल के अंतर्गत ये ले आए थे। बंगाल के गवर्नर को अब समस्त अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर कहा जाने लगा। पहले बंगाल का गवर्नर कहा जाता था, फिर ये क्षेत्र जीता, बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी जीती गई, तो पूरे का गवर्नर कहा जाने लगा। फिर आया 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, कंपनी के शासन को पुनर्गठित करके उसके राजनीतिक दायित्वों का भार 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल को दे दिया गया। अब क्या किया? एक विभाग बना दिया जिसमें कितने सदस्य थे? 6 सदस्य थे। अब ये नियंत्रित करते थे पूरे क्षेत्र को। इसके बाद कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया। उपहार कैसे लेते थे? भारतीयों को अपना सामान बेचना है, किसे? कंपनी को या बाहर। अब वो मूल्य था उसका 100 रुपए, कंपनी लेती थी 40 रुपए का और बाहर जाके बेच देती थी 100 रुपए का। यहाँ भारतीयों ने और अन्य व्यापारियों ने, यहाँ जो अंग्रेज अफसर थे, उन्हें टैक्स मतलब उपहार और गिफ्ट देना चालू कर दिया। बोला हमारा माल अच्छा है, अरे 10-20 आप खा लो, 10-20 हमें भी बचा रहे। पहले हमें 40 मिलते थे तो अब हमें 60-70 मिलने लगे। आपका भी भला और हमारा भी भला।
तो 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया, उसने इस पे भी प्रतिबंध लगा दिया कि ना तो किसी व्यापारी से आप उपहार ले सकते, ठीक है, क्योंकि उपहार लेंगे तो फिर कंपनी को घाटा होगा। 1786 का अधिनियम आता है। यह अधिनियम मूल रूप से लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत के गवर्नर जनरल का पद स्वीकार करने के लिए, मनाने के लिए, उसकी योग्यता के लिए कम से कम भारत में 12 वर्षों तक रहना आवश्यक कर दिया गया, लॉर्ड कॉर्नवालिस को, ठीक है। 1813 का राजलेख अधिनियम आता है, जिसमें जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी अब वो अपनी मनमानी करने लगी थी। क्या करने लगी थी? मनमानी। यहाँ से 20 रुपए की चीज ली कंपनी ने, तो जब इंग्लैंड पहुंची तो वो हो गई 200 की। मनमाना व्यवहार करने लगे। इंग्लैंड के जो महाराजा थे उन्होंने इन्हें कह दिया कि अब आपके पास केवल 20 साल तक भारत में व्यापार करने का अधिकार है, उसके बाद आपसे सब अधिकार छीन लिए जाएंगे, क्योंकि आप अपनी मनमानी कर रहे हैं। भेजा किसने था? राजा ने, कंपनी बना दी। अब तुम उन्हीं को खाने लगे हो, काटने लगे हो। 1813 का राजलेख अधिनियम आता है। कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों राजस्व पर नियंत्रण करने का अधिकार दिया गया। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने की अनुमति भी दी जाती है कि अपना यहाँ भारत में प्रचार करो, और जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई लोग हैं इन्हें अपने ईसाई धर्म में परिवर्तित कर लो, ठीक है। 1833 का जब राजलेख अधिनियम आता है तो इससे कितने साल हो जाते हैं? 1833 को ये 20 साल हो गए। अब इससे सब अधिकार छीन लिए, कंपनी के सब अधिकार छीन लिए जाते हैं। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार, भारत में केवल चाय के व्यापार पर ही कंपनी का अधिकार रह जाता है। बाकी जितने भी व्यापार ये कर रहे थे सबसे कंपनी के अधिकार छीन लिए जाते हैं। बात करें 1853 का राजलेख अधिनियम। इस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद को किसी भी समय कंपनी के भारतीय शासन को समाप्त करने का अधिकार था। भाई 1813 में इन्होंने एक डेट दे दी कि 20 साल बाद आपके सब अधिकार समाप्त हो जाएंगे, केवल चाय का व्यापार ये अधिकार बस कंपनी के पास रहेंगे। इसके 20 साल बाद अधिनियम आता है 1853 का। इसमें कहा गया कंपनी के अधिकार कभी भी खत्म किए जा सकते हैं, ठीक है। कंपनी को जब भगाना चाहे तब भगा सकते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1858 आता है। 58 क्यों आता है? क्योंकि 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हो जाता है, इसकी जांच की जाती है और 1858 का अधिनियम आता है। इस अधिनियम में भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारतीय शासन को ब्रिटिश सरकार के अधीन कर दिया जाता है। पहले अधिकार कौन था, किसका था भारत पर? कंपनी का, है ना। अब मैप बनाते नहीं बनता, आर्ट वाले होते तो हम बना देते, मैथ वाले थे। कंपनी का अधिकार था। जब 1857 की क्रांति होती है तो जो इंग्लैंड के महाराजा थे इन्होंने पूरा अधिकार अपने पास ले लिया। बोले अब कंपनी तुम्हारे बस की बात नहीं है कि तुम भारत पे शासन कर सको। 1858 का एक्ट इसीलिए आता है। बात करें 1861 के भारत परिषद अधिनियम की। गवर्नर जनरल को नियम बनाने का अधिकार दे दिया गया। जैसे केंद्र में क्या होता है? राष्ट्रपति होता है और राज्य में होता है राज्यपाल। राज्य में क्या होता है? राज्यपाल। जो ये हुक्म देंगे वो इन्हें पालन करना हो। ऐसे ही राजा ने क्या बना दिया? गवर्नर, ठीक है। और गवर्नर का मतलब क्या होता है? राज्यपाल ही होता है। तो ये अब पूरे हर प्रांत में अलग अलग बना दिए गए, कैसे कहाँ कार्य करना है उनके बारे में देख रेख करते थे। फिर आता है 1892 का अधिनियम।
केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषद के 2/3 सदस्यों को निर्वाचन द्वारा नियुक्त किए जाने की व्यवस्था की गई। हाँ, कुछ उसमें लिखे होंगे, कुछ नहीं लिखे होंगे। ये डिटेल से समझा रहे हैं, अब PDF में भी देख लेना, जो छूट जाए तो लिख ले। इसमें क्या होता है, जो केंद्रीय और विधान परिषद के 2/3 सदस्यों का निर्वाचन होने लगा। अब जो संसद बन गई इनकी और विधान परिषद बन गई, तो वह क्या हो गया, चुनाव होने लगे थे 1892 के अधिनियम से। भारत परिषद अधिनियम 1909 आता है, इसमें पार्लियामेंटरी सुधार कहा जाता है। केंद्रीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी जाती है। केंद्रीय परिषद जो थी, ठीक है, उसमें अब जैसे नगर पालिका में है पार्षद है 15-16 पार्षद, अब इनकी संख्या बढ़ा के कितनी कर दें, 60 कर दें। फिर आता है भारत सरकार अधिनियम 1919, इसमें केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका। अब जैसे केंद्र में क्या है, लोकसभा भी है और राज्यसभा भी है। किसी किसी राज्य में विधानसभा भी होती है और विधान परिषद भी होती है, जैसे उत्तर प्रदेश में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र में, यहाँ विधान परिषद भी है। भारत सरकार अधिनियम 1935, हमारा जो संविधान है ये कितने प्रतिशत लिखवाया था, 74.5%। कहाँ से लिया गया, 75%। इसी भारत सरकार अधिनियम 1935 को ज्यों का त्यों लिखा गया है, जिसमें 310 या 320 अनुच्छेद ज्यों के त्यों लिखे गए, ठीक है, 310 या 320 कुछ अनुच्छेद थे, ठीक है, 320 अनुच्छेद ज्यों के त्यों लिखे गए संविधान में। बाकी बचे कितने, 75। ये 9 दिसंबर 1946 से संविधान सभा गठित की गई थी, ये 75 और जोड़े गए थे उसमें। ये तो ज्यों के त्यों उन्होंने ले लिए थे, ठीक है। तो हमारा संविधान अगर कोई पूछे कि किस अधिनियम के द्वारा, किस अधिनियम में जो कानून थे वहाँ से लिया गया, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 का संविधान है। भारत सरकार अधिनियम 1947, स्वतंत्रता अधिनियम 1947 अधिनियम में 2 डोमिनियन की स्थापना की जाती, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान। इसका मुंह, इसका जो मैप है, मानचित्र है, वो कुत्ते के समान है भी। ये तरफदारी किसकी करता है, चीन की, है ना। अपन कुछ नहीं पढ़ना, कुत्ते की। अब उसका मानचित्र है उसका, तो अपन ने बता दिया कि कुत्ते की तरह है, तो उसकी संगति किसकी है अब पता नहीं। अधिनियम में 2 डोमिनियनों की स्थापना की गई, एक था भारत और एक था पाकिस्तान। और तारीख रखी गई 1947, 15 अगस्त 1947। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया, 14 अगस्त की रात को ही अपना स्वतंत्रता दिवस मना लिया, जबकि जो डोमिनियन बनाए गए थे उनके लिए ये कहा गया था कि 2 राष्ट्र देश बनाने हैं, बना लो, भारत और पाकिस्तान। लेकिन आज़ादी कब मनाना अपनी, 15 अगस्त। लेकिन कुछ मुल्ले थे जो पहले ही मनाना चाहते थे, भारत से पहले आज़ाद होना चाहते थे, उन्होंने 14 अगस्त को मना लिया, ठीक है, रात में। इसलिए पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को कहा जाता है और भारत का 15 अगस्त को। बात करें अध्याय 2 की, भारतीय संविधान सभा। अध्याय 2, भारतीय संविधान सभा। पहली सभा कब होती है, दूसरी सभा कब होती है, तीसरी सभा कब होती है, तो 9 दिसंबर 1946 की होती है तारीख। क्या होती है, 9 दिसंबर 1946। पहली बैठक होती है।
ट्राउजर ऊपर सेट, क्योंकि हम रनिंग करने जाते हैं, ठीक है, वहाँ से सीधे क्लास लगती है। तो ये यूट्यूब पे देख रहे हैं वो भी हंसी मजाक ना उड़ा कि ऊपर सेट पहने हैं और नीचे ट्राउजर पहने। बात करें संविधान सभा की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को। इसमें इस सभा में कोई भी पहले अध्यक्ष 9 दिसंबर के पहले कोई अध्यक्ष नहीं चुना गया, इसलिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो इस सभा में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, इन्हें क्या किया जाता है, अस्थायी सदस्य। 2 दिन के लिए नहीं लिखा है, उसमें कहीं नहीं लिखा है कि 2 दिन के लिए। अगली बैठक जब होगी तब तक के लिए इन्हें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, लेकिन इनके सपनों पे जल्दी ही पानी फिर जाता है। दूसरी बैठक 2 दिन बाद ही हो जाती है, 11 दिसंबर 1946 को। अब इसमें क्या होता है, एक तो स्थायी हो जाते हैं अध्यक्ष, कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बोलना पड़ता है, और उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी। तो ये 2 बैठकें थी। पहले का प्रश्न बनता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, तो 9 दिसंबर 1946 को। अध्यक्ष कौन था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा की दूसरी बैठक कब होती है, 11 दिसंबर 1946 को। अध्यक्ष कौन चुना जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्थायी परमानेंट, जब तक ये सभा चलेगी, अगर वो मन नहीं जाते हैं तो चलते रहे, ठीक है। मर जाते तो दूसरे को बनाना पड़ता, लेकिन जीते रहे, अच्छी बात है। राष्ट्रपति भी बने 2 बार। और उपाध्यक्ष भी चुना जाता है। क्यों चुना जाता है, भाई ये कहीं चले जाए, मान के चलो बुखार आ गया है, जब अध्यक्ष नहीं आएगा तो पार्षद क्या करेंगे, उपाध्यक्ष चुना जाता है S.C. मुखर्जी। B.N. राव संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार थे। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि संवैधानिक सलाहकार कौन था संवैधानिक सभा का, B.N. राव। अम्बेडकर नहीं लगाना, हर चीज में अम्बेडकर नहीं लगाना। और राजनीति करना तो कभी नीला झंडा लेके कभी नहीं घूमना। आपको कह रहे हैं, समझ गए। ये राजनीति इतनी गंदी हो रही है, सब देख रहे हैं कि वोट बैंक किसका ज्यादा है, तो दलितों का ज्यादा है। किसका ज्यादा है, दलितों का। नीला झंडा ले लिया जिसमें भीमराव अंबेडकर की शक्ल बनी, जबकि ये खुद मूर्ति पूजा का विरोध करते थे, ठीक है, भगवान को मानते नहीं थे। जब इसे नहीं मानते हो तो तुम लोग इसे काहे भगवान बनाए बैठे हो, पागल हो। और जितने हैं तो वो सब भी पागल हैं, मूर्ख बना रहे हैं जनता को, और कुछ नहीं। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया जाता है। और प्रारूप समिति का गठन क्यों किया जाता है, ताकि अब संविधान की बैठकें तो हो गई हैं, लेकिन अब इसमें कुछ निष्कर्ष नहीं निकल रहा है, बनना कैसे इसके बारे में। तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है भीमराव अंबेडकर को। प्रारूप समिति की कुल सदस्य संख्या 7 होती है, जिसमें एक अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य होते हैं, ठीक है। अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर, बाकी 6 सदस्य कौन होते हैं तो सुनिए। N. गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N. माधव राव और D.P. खेतान। इन 7 सदस्यों में से 2 सदस्य बदल दिए जाते हैं। एक की तो मृत्यु हो जाती है, एक बीमार रहते हैं तो उन्हें हटा दिया जाता है। अब कौन कौन है तो B.L. मित्तल के स्थान पर N. माधव राव को बुलाया जाता है। और D.P. खेतान की जब मृत्यु हो जाती है
तो टी कृष्णमाचारी को सदस्य चुना जाता है। देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 को होता है। देश जब विभाजन हो गया, बट गया भाई, सब जब संविधान सभा कब चल रही थी 9 दिसंबर 1946 थी, लेकिन बटा कब 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया। लेकिन नई सभा कब बनी 31 अक्टूबर को, ठीक है। और 31 अक्टूबर को एक और दिन अभी मनाया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई। देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 को किया जाता है। संविधान को जब 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया, तब उसमें कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूची थी। कब, किस तारीख को 26 नवंबर 1949। बात करें संविधान सभा की अंतिम बैठक कब होती है, तो 24 जनवरी 1950 को होती है। इसके बाद जब संविधान बनकर तैयार हो गया, लागू हो गया, तो संविधान सभा की कोई जरूरत नहीं। अंतिम बैठक होती है 24 जनवरी 1950। कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों के अनुसार जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। 1946 को। अब ये प्रधानमंत्री 1946-47 से बन जाते हैं, जबकि संविधान चालू नहीं हुआ। संविधान तो चालू कब होता है 26 जनवरी 1950, लेकिन बात चल रही है 46 की अंतरिम सरकार। उसमें भी कई सदस्य थे, मंत्री थे, लिखवाए थे ना। बात करें भारतीय संविधान सभा के स्रोत की, अंतरिम मंत्रिमंडल आप PDF के माध्यम से देख लेना। अपने पास इतना टाइम नहीं है कि अंतरिम मंत्रिमंडल देखते रहें, क्योंकि ये प्रश्न आते नहीं हैं। अंतरिम मंत्रिमंडल से प्रश्न नहीं पूछे जाते। लेकिन भारतीय संविधान में कहाँ कहाँ से, किस किस देश से कौन कौन सी चीजें ली गई हैं, इससे आता है, ठीक है। इसमें भारतीय संविधान सभा के स्रोत, आवाज नहीं करना, संयुक्त राज्य अमेरिका, इससे कौन कौन से स्रोत अपनाए गए हैं। अगर प्रश्न पूछता है कि भारतीय संविधान बनाने के लिए कितने देशों से संविधान के लिए चीज़ें ली गई हैं, तो 10 देश हैं। पहले उनका नाम बताता हूँ, फिर कौन देश से क्या क्या लिया गया। पहला देश संयुक्त राज्य अमेरिका है, दूसरा है ब्रिटेन, जिसने भारत के ऊपर राज्य किया, ठीक है। तीसरा है फ्रांस, चौथा है कनाडा, पांचवा है दक्षिण अफ्रीका, छठा है आयरलैंड, सातवां है जर्मनी, आठवां है सोवियत संघ जिसे वर्तमान में रूस कहा जाता है, नवा है ऑस्ट्रेलिया और 10वां है जापान। तो ये 10 देश हैं जहां से अपने संविधान को लिया गया। बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया है। संघात्मक शासन प्रणाली। संघात्मक मतलब हर राज्य से और केंद्र शासित प्रदेश से सांसद चुने जाएंगे, जो केंद्र में संसद में बैठेंगे और पूरे देश का विकास करेंगे। संघात्मक शासन प्रणाली। मूल अधिकार यहीं से लिए गए हैं अमेरिका से। लेकिन कल अपन ने संविधान पढ़ा था, उसमें अनुच्छेद 14 जो समानता का अधिकार है, तो कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से। देखा था ना समानता। मूल अधिकार स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका अमेरिका से ली गई है। न्यायिक पुनर्अवलोकन का सिद्धांत। न्यायिक पुनर्अवलोकन का, यदि एक बार फैसला दे दिया गया तो अब क्या उसे बदला जा सकता है? हाँ, बदला जा सकता है। जिले में अगर केस हार गए हैं तो संभाग में जाइए, संभाग से हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, तो पुनर्विचार हो सकता है। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया है। संविधान की सर्वोच्चता और राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये भी अमेरिका से लिए गए।
और इस संविधान की सर्वोच्चता का मतलब होता है संविधान के ऊपर कोई नहीं है। यदि कोई अपराध करता है तो उसे सजा होगी। ठीक है। और दूसरा पॉइंट लिखा है राष्ट्रपति पर महाभियोग। यदि राष्ट्रपति अपनी तानाशाही करने लगे तो उसे भी हटाया जा सकता है। कैसे, उसके बारे में जब अनुच्छेद लिखेंगे इसमें चर्चा करेंगे। बात करें ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है, तो संसदीय शासन पद्धति ली गई है, कानून का शासन लिया गया है, एकीकृत न्यायिक प्रणाली ली गई है। एकीकृत का मतलब पहले जैसे अपने तहसील लेवल पे होती है कोर्ट, देखा है सबने। उसके बाद केस कर लेना किसी के ऊपर, फिर देख नहीं देखा हो जैसे हम मिलेंगे भाई। तहसील लेवल पे, फिर जिला लेवल पे, फिर संभाग लेवल पे, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। तो ये होती एकीकृत शासन प्रणाली, न्यायिक प्रणाली। एकीकृत नौकरशाही विधि निर्माण की प्रक्रिया, कानून कैसे बनाना है। लोकसभा विधानसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व। राष्ट्र के प्रधान के रूप में राष्ट्रपति की औपचारिक स्थिति, मतलब मुख्य कौन होता है, नाम मात्र का होता है राष्ट्रपति, क्योंकि उसे औपचारिक रूप से दिया जाता है कि हर देश का एक राजा होता है, तो राष्ट्रपति राजा है। बाकी कार्य कौन करता है, प्रधानमंत्री। ठीक है। कहीं भी रैली हो कौन जाता है, प्रधानमंत्री। किसी देश का न्योता आ जाए तो कौन चले जाते हैं, प्रधानमंत्री। राजा तो नहीं जाता। हाँ, कहीं कहीं विशेष अवसरों पर राजा जाता है। अब राजा चला जाएगा, अब राजा की जगह कोई और बैठ गया फिर, है ना। फ्रांस से गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था ली गई है। जैसे अपना अभी देश क्या है, गणतंत्र है, बोलने की आज़ादी है, पढ़ने की आज़ादी है, घूमने की आज़ादी है, व्यापार करने की आज़ादी है, ये सब क्या है, गणतंत्र है। ठीक है। कनाडा से संघीय शासन व्यवस्था ली गई है। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया। पहले अनुच्छेद कितने थे, इसमें कितने और जुड़ गए थे, 56। कितने हो गए थे, 51। अभी भी और जुड़ते जा रहे हैं। ये कम से कम 500 के करीब पहुंचने वाले हैं। ठीक है। तो 500 पार भी हो गए। जब डिटेल में पढ़ेंगे तो देखेंगे अभी कितने हो गए। आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, जो हम भाग 4 में पढ़ने वाले हैं। अभी तक तो भाग 3 शुरू हुआ है, अनुच्छेद 12 से 35 तक। भाग 4 में पढ़ेंगे नीति निर्देशक तत्व, जो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की कौन कौन व्यक्ति राष्ट्रपति को वोट दे सकता है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा से कितने व्यक्तियों को सांसद बनाया जा सकता है। एक होती है लोकसभा, एक होती है राज्यसभा। ये होती दोनों केंद्र में ही है। क्या है, होती दोनों केंद्र में ही है। प्रधानमंत्री बैठता है यहाँ। इसके अध्यक्ष को कहते हैं लोकसभा का स्पीकर। क्या कहते हैं, स्पीकर। यहाँ राष्ट्रपति नहीं बैठता है, राष्ट्रपति अलग बैठता है अपने भवन में, कार्यालय में। ठीक है। राष्ट्रपति अपने भवन में अलग बैठता है, यहाँ बैठता है लोकसभा स्पीकर। लेकिन जो राज्यसभा होती है इसमें बैठता है उपराष्ट्रपति। ठीक है, उपराष्ट्रपति बैठता है। इसके अध्यक्ष को, जो लोकसभा स्पीकर है, इन्हीं सांसदों में से चुना जाता है। जो 545 सांसद जीत कर आए हैं उसमें से किसी एक को उसका हेड बना दिया जाता है। लेकिन यहाँ 250 जो राज्यसभा सदस्य हैं इनमें से उपराष्ट्रपति को नहीं चुना जाता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव अलग से कराया जाता है। समझ गए। बात करें राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल की व्यवस्था। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान, समाज आदि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन, जैसे अमिताभ बच्चन,
सांसद रह चुके हैं राज्यसभा से, ठीक है। हेमा मालिनी रह चुकी हैं। कई सारे एक्टर हैं, अभिनेत्री हैं, गायक हैं और खेल वगैरह से भी हैं जो राज्यसभा सांसद चुने गए। बात करें जर्मनी से, यदि कोई देश दूसरा देश अपने ऊपर आक्रमण कर दे तब आपातकाल लगाया जाता है। सुना होगा नाम कि आपातकाल क्या होता है। आपातकाल के उपबंध कहाँ से लिए गए हैं? जर्मनी से। सोवियत संघ, जिसे वर्तमान में रूस कहा जाता है, ये पहले 8-10 देशों का एक समूह था, लेकिन ये टूट गया था, ठीक है। तो अब वर्तमान में से क्या कहा जाता है? रूस। और रूस से मूल कर्तव्य लिए गए हैं और जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं ये भी रूस से ली गई। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, केंद्र राज्य संबंध और शक्तियों का विभाजन ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। जापान से बात करें तो विधि द्वारा स्थापित क्रियाविधि सिद्धांतों का प्रावधान, जिसके आधार पर सर्वोच्च न्यायालय कार्य करता है। भाग 3 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र दिया गया है। इसमें बताया गया कि 395 से 451 कैसे हुए, 56 कौन कौन से संविधान संशोधन है, तो आप PDF के माध्यम से पढ़ लेना। बात करें अनुच्छेदों की, संविधान के भाग 1 से 4 तक संघ और उसके राज्य क्षेत्र में बताया गया है। क्या बताया गया है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र क्या होता है। जैसे संघ में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान, तो इनके बारे में जानकारी अनुच्छेद 1 से 4 तक मिलती है। अनुच्छेद 5 से 11, जिसे भाग 2 कहा जाता है, अनुच्छेद 1 से 4, भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11, भाग 3 अनुच्छेद है 12 से 35 तक, 36 से 51 तक, 51A। फिर 52 से 151 तक की आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। अनुच्छेद भाग 1 मैंने बता दिया कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में संबंध है। भाग 2 में आप भारत के नागरिक हैं, किसी और देश की यदि नागरिकता ग्रहण करते हैं, वहाँ जाके बस जाते हैं, तो यहाँ की नागरिकता खत्म हो जाएगी। विदेशी कोई भारत में रहना चाहे तो वह नागरिकता कैसे प्राप्त कर सकता है, ठीक है, तो इसके बारे में जानकारी दी गई है, लिखाया है। बात करें भाग 3 की, प्रश्न आपके अगर आएंगे तो भाग 3 से आएंगे मध्य प्रदेश पुलिस में। भाग 3, भाग 4, भाग 4A और भाग 5। बात करें भाग 3 की, भाग 3 में अनुच्छेद 12 से और 35 तक पढ़ना है। अनुच्छेद 12 में लिखा है कि राज्य की परिभाषा क्या होती है। क्या लिखा है? राज्य की परिभाषा क्या होती है। अनुच्छेद 13 में लिखा है न्यायिक पुनर्विचार की अवधारणा। न्यायिक पुनर्विचार की अवधारणा, किसी एक जज ने यदि कोई फैसला दे दिया, अब वो फैसला यदि ऊपर वाले जज को, मतलब उससे जो श्रेष्ठ जज है, जैसे अपने तहसील में कोई जज फैसला देते, लेकिन उसकी जांच अगर ऊपर हो, किसी जैसे जिला जज को या फिर हाईकोर्ट के जज को पता लगे इन्हें ये फैसला सही नहीं है, सजा कम या ज़्यादा दी गई, तो उसके लिए पुनर्विचार के लिए अवधारणा अनुच्छेद 13 में। बात करें अनुच्छेद 14 की, समानता का अधिकार है। राज्य, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। इसका मतलब क्या है? समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। संविधान के सामने, न्यायपालिका के सामने
आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, ब्राह्मण हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, कुछ भी हो, महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, सबको एक नज़र से देखा जाएगा। ये कहलाती है समानता। अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 15, इसमें आप बिहार से हो, एमपी से हो, यूपी से हो, झारखंड से हो, पश्चिम बंगाल से हो, ठीक है, जन्म के आधार पर, राज्य के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, लिंग के आधार पर आपसे भेदभाव नहीं किया जाएगा। यदि भेदभाव होता है तो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ये आपके मूल अधिकार है, ठीक है। तो छुआछूत अगर कोई करता है, वो परेशान करता है गांव मोहल्ले में, सीधे कंप्लेन करो, केस कर दो सीधे सुप्रीम कोर्ट में। कुछ लोग लगा देते ना वो हरिजन एक्ट, SC ST वाले, वो सबसे बढ़िया है। लेकिन अब क्या है, उसमें भी धांधली होने लगी है। लड़ाई हुई आमने सामने की, मतलब पड़ोसियों की, कोई थोड़ी नोकझोंक, लेकिन इन्होंने क्या लगा दिया, हरिजन एक्ट लगा दिया। ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अब नियम ये आ गया है कि पहले हरिजन एक्ट में क्या होता था, इन्होंने लगाया और इनकी गैर जमानती जेल हो गई, जमानत नहीं होती थी। अब नियम ये आ गया है, इन्होंने एक्ट लगाया, इन्हें जेल तो भेज दिया जाएगा। अब इस पे भी जांच चलेगी। यदि इन्होंने हरिजन एक्ट लगा दिया है वो सही नहीं है, तो इन्हें तो जेल से बाहर निकाला जाएगा, इन्हें जेल में डाला जाएगा, और जितना जुर्माना इन्हें मिलना था वो मानहानि का इस पक्ष को मिलेगा। इसलिए अब हरिजन एक्ट लगाना कम हो गया, क्योंकि अब उस पर जांच चलने लगी है। अगर आपने कुछ हुआ ही नहीं है, दूसरों के बहकावे में हरिजन एक्ट लगा दिया, तो अब आपके ऊपर भी केस बनेगा, ठीक है। अनुच्छेद 16(1), राज्य के अधीन नौकरियों में सभी नागरिकों को समान अवसर मिलेंगे, समान अवसर मिलेंगे। अब वैसे तो इसमें लिखा है कि सभी को क्या होगा, समान अवसर मिलेंगे। अगर ऐसा होगा तो फिर कोई आरक्षण नहीं होना चाहिए, लेकिन समान अवसर मिलेंगे। अब ये पिछड़े हुए हैं, जैसे ओबीसी पिछड़ा वर्ग में आता है, SC उससे और नीचे, और ST और नीचे, तो इन्हें आरक्षण दिया जाता है ताकि ये जनरल के बराबर हो जाएं। ये आरक्षण केवल 10 सालों के लिए दिया गया था। अब ये सरकारें इतनी निकम्मी हैं, इन्हें लगता है यदि हम आरक्षण हटा देंगे तो दूसरी बार जीवन में कभी भी विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। ये कहानी जब की है जब गांधी जी यरवदा जेल में थे, ठीक है, जमानत करवाने गए भीमराव अंबेडकर। समझौता ये हुआ कि आरक्षण यदि दिलाओगे तो हम तुम्हारी जमानत करवा देंगे, नहीं तो 6 साल की जेल है तो 6 साल डले रहो जेल में। गांधी जी मान जाते कि प्रभु कृपा करवा दो, छुड़वा दो, 10 साल का हम आरक्षण दे देते। 26 जनवरी 1950 से 26 जनवरी 1960 को ये खत्म हो जाना था, लेकिन अब अपनी सरकार बचानी है तो इन्होंने फिर 10 साल बढ़ा दिया, फिर 10 साल बढ़ा दिया, और आज भी ये चल रहा है। हो गया। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत दिया गया है। यदि कोई ब्राह्मण है, क्या है, ब्राह्मण है, और कोई, अब कास्ट ही लिख दे तब ज्यादा समझ में आएगा। कोई ब्राह्मण है, कोई बसोर, अहरवार, जनजाति या फिर क्वादर है, हंसने वाली बात नहीं, ठीक है।
ये गलती से छू गए या दोस्ती है, इन्होंने इन्हें छू लिया, तो पहले क्या होता था, ये बोलते थे हम अशुद्ध हो गए, अब हम नहाएंगे और इसको पीट दो, इनकी पिटाई हो जाती थी बेचारों। लेकिन अनुच्छेद 17 इसीलिए बनाया गया है, यदि आपसे कोई छुआछूत का भेदभाव करता है, हाँ, छू लेने से ये अशुद्ध हो जाते हैं। अशुद्ध मतलब वो क्या है, अब पहले से चली है, इसीलिए तो संविधान बनाया गया है कि अब कोई छुआछूत इसीलिए बताई गई है कि यदि कोई छुआछूत करता है तो आपके पास अनुच्छेद 32 है, जिसके तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और अनुच्छेद 226 है, जिसके तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। जैसे कुछ ब्राह्मण बैठे, बुरा नहीं माने, अमन अनिकेत नाम ले रहे हैं, ठीक है, तो हम तो बुलाते हैं घर पे, मित्र यार, ऐसे कास्ट नहीं देखी जाती, दोस्ती में हो या फिर परिवार मोहल्ले में हो, ठीक है, कास्ट कभी नहीं देखो। पढ़ रहे हो, अगर पढ़ते पढ़ते भी यदि ये आता है कि यार ये नहीं, इनसे नहीं टच होना, तो फिर आपकी पढ़ाई बेकार है, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं नहीं, उनका पानी नहीं पीना। अब हमारे मोहल्ले में क्या कहते हैं, दादी लोग क्या कहते हैं, एक मिनट समझ लो इसे, दादी लोग कहती हैं खेत कटवाना है तो पकड़ लाओ मजदूरों को, ठीक है। कौन है मजदूर, ये, अरे होते तो सभी कास्टों में, उदाहरण दे रहे हैं। मजदूर पकड़ लाए, इन्होंने आपकी खेती मतलब गेहूं काट दिए, भूसा रख दिया घर में, और गेहूं भी आपको भर दिए ट्रॉली में, यहाँ कोई छुआछूत नहीं हुई, ये टच हो गए, इन्हें भी भूसा को भी धो लो, गेहूं को भी धो लो। लेकिन यदि अब वही गेहूं आपने फसल कटाई है ना, कुछ हिस्सा इन्हें दे दिए, इन्होंने अपने घर जाके पकाया और आप पहुंच गए उनके घर, इन्होंने कहा खाना खा लीजिए, हम नहीं खाएंगे, आपका छुआ हुआ खाना नहीं खाएंगे। पता कटाई उनने करी, आपके घर रखने गए, उसी में से आपको दिया है, उन्होंने बना लिया, और वही खाने में परेशानी हो रही, ठीक है। ये छुआछूत से निजात अनुच्छेद 17 में, अब नहीं बोलोगे अनुच्छेद 17। 1956 में छुआछूत को रोकने के लिए नियम बनाया गया, और 1976 में इसका नाम बदलकर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम मतलब आपसे यदि कोई छुआछूत करता है, सीधे 112, पहले 100 लगता था, अब 112 लगाओ, और कोर्ट में जाके किसी अच्छे से वकील से बात करो और फिर निपटाओ। बहुत छुआछूत मानता है, जब ले जाएगा तो वहाँ खाना बना के भी खिलाएगा, दूसरों की लेटरिन भी साफ करेगा, सब छुआछूत है। हाँ होता है, जो जेल जाते हैं, अब लेटरिन करने शौचालय तुम जाओ, सफाई करने कोई और थोड़ी आएगा, आपसे ही करवाते हैं। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत है, इसमें राज्य, सेना एवं शिक्षा के अलावा कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। मतलब क्या है, अब कोई भी उपाधि नहीं धारण कर सकता है। पहले क्या होता था गांव में, अरे वकील साहब आ गए, वकील साहब ने 8वीं पास नहीं की है और नाम हो गया वकील साहब, तो वो लिखने लगे राजेश पटेल वकील साहब, तो अब उपाधि नहीं लिख सकते, ठीक है। अरे वो नहीं कह रहे, जो वकील है नहीं तो वो अपने पीछे नहीं लगा सकता है। उसमें लिखा है ना, राज्य, सेना एवं शिक्षा के अलावा, शिक्षा में जितनी भी डिग्रियां दी जाती हैं, जैसे MBBS करोगे तो आगे डॉक्टर लगा सकते हो, BA MA और फिर PhD करोगे, BSc MSc PhD करोगे तो आप डॉक्टर आगे लगा सकते हो।
और सेना के द्वारा जो पद दिए जाते हैं आप वो लगा सकते हो, जनरल, कैप्टन, ब्रिगेडियर, ठीक है। बाकी उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में है। अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 19 में 6 उपखंड हैं, मतलब अनुच्छेद, हाँ अब नहीं लिखा होगा उसमें, अरे 15 तक तो लिखा ही लेकर, अब वो तो समझा रहे हैं आज का पेपर। अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 में क्या दिया है? स्वतंत्रता का अधिकार। पुलिस परेशान करे तो आपके पास क्या अधिकार हैं? और पुलिस परेशान करने के अलावा आपको भारत के किसी भी क्षेत्र में रहने का, घूमने का, व्यापार करने का अधिकार है। अनुच्छेद 19(1), अनुच्छेद 19(1), इसमें क्या दिया है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, बोलने एवं व्यक्त करने की। अब जैसे हम आपको समझा रहे हैं तो बोलने एवं व्यक्त करने की स्वतंत्रता है। आप बीच चौराहे पर 10 लोगों को जमा कर लें और उन्हें समझाने लगें तो ये आपकी स्वतंत्रता है, ठीक है। इसके अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता, जानने का अधिकार है, मतलब सूचना का अधिकार। RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है। आपके नगर परिषद खजुराहो में जो कार्य हो रहे हैं, 50-100 रुपये खर्च करके यदि RTI लगाते हैं तो नगर परिषद खजुराहो को केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा कितना पैसा आया है, कहाँ लगाया गया है, कौन ठेकेदार है, कितना कार्य हो गया है, कितना रह गया है, 30 दिन के अंदर अंदर आपको पोस्ट के माध्यम से घर पे आ जाएगा। ये होता है राइट टू इंफॉर्मेशन, अनुच्छेद 19(1) के तहत। अनुच्छेद 19(1)(b), ये क्या है? 19(1)(a), अब क्या है? 1(b), इसमें क्या है? इसमें है शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता। कहीं भी मीटिंग करनी हो खजुराहो में, एक एप्लीकेशन नगर परिषद में दे आओ कि हमारी इतने तारीख को मीटिंग है, वो ना पैसे लेंगे ना कुछ करेंगे, साइन कर देंगे, ठीक है। लेकिन एक उसकी शर्त होती है, कोई भी हथियार लिए हुए वहाँ ना मिल जाए, नहीं तो जो एप्लीकेशन लेके आया है उसे पुलिस वाली एप्लीकेशन लेकर आएंगे। ये एप्लीकेशन लेकर आए थे ना नगर परिषद, इनके लिए पुलिस लेकर आएगी एक एप्लीकेशन और धर ले जाएगी, ठीक है। तो नेता की चमचा ना बनो, बनना है तो नेता बनो, ठीक है। अनुच्छेद 19(1)(c) में क्या दिया है? संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता है। आप अपनी पार्टी खड़ी कर सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, तो ये संघ और संगठन बनाने की हो गई। अनुच्छेद 19(1)(d), भारत में कहीं भी जाने का अधिकार है। 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पैसा जेब में हो तो कहीं भी चले जाओ, घूमने, रहने, व्यापार करने, कोई मना नहीं करेगा, ठीक। तो कहीं भी जाने का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(d) में दिया गया है। अनुच्छेद 19(1)(e), भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास करने का अधिकार है। जम्मू कश्मीर में यदि जमीन नहीं खरीद सकते हैं तो होटल में तो रुक सकते हैं, निवास करने का अधिकार हर जगह। अनुच्छेद 19(1)(f), संपत्ति धारण करने का अधिकार, जिसे 44वां संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया है। कल पढ़ाया था ना अनुच्छेद 31, 44वां संविधान संशोधन 1978 संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार में बदल दिया गया है। तो इसे भी क्या है?
संपत्ति धारण करने का अधिकार था 44वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया। अनुच्छेद 19(1) जी कितने पर आता है? 7 पर। अनुच्छेद 19(1) लिख लो या फिर पुस्तक के बाहर 7। ये 7वां पॉइंट है अनुच्छेद के अंदर। इसमें दिया है कोई भी व्यवसाय और व्यापार करने का अधिकार। ब्राह्मण है, ठीक है, वो नाई का काम कर सकता है, और नाई है वो ब्राह्मण का काम कर सकता है। बस इन्हें ये वाला काम देने वाला मिल जाए, इन्हें ये वाला काम देने वाला। कहने का मतलब ब्राह्मण है सैलून खोल ले, नाई है तो पंडिताई करने लगे, और नहीं बुलाएंगे इनकी समाज के तो बुलाएंगे, ठीक है। तो कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं। बात करें अनुच्छेद 20 की, टाइम कितना हो गया? अनुच्छेद 20 और 21, 22 हो जाए क्योंकि तो बच्चे आ गए। अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में अनुच्छेद 20 क्या कहता है? कोई व्यक्ति अपराध के लिए जब तक दोष सिद्ध नहीं ठहराया जाएगा तब तक कि उसने कोई कार्य करने के समय जो अपराध के रूप में आरोपित है किसी प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण नहीं किया है। कहने का मतलब ये है कि संविधान में यदि कोई कानून में ऐसा कोई नियम पहले ना हो जिसके तहत उसने कोई कांड कर दिया हो, ठीक है, कानून में ऐसा कोई अपराध ना लिखा हो उस समय जो उसने कारित किया हो, तो उसके लिए उसे सजा नहीं दी जा सकती, क्योंकि आपके कानून में लिखा ही नहीं है कि ये कोई अपराध है, उसे सजा कैसे दे सकते हैं? अनुच्छेद 20 ये कहता है किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार दंडित किया जाएगा। एक मूवी आई थी अंधा कानून, क्या नाम था? अंधा कानून, धर्मेंद्र की मूवी थी। उसमें क्या था, एक बार अपराधी कोर्ट से सजा काट के बाहर आ गया, अब इन्हें भी सजा दे देंगे। कितनी सजाएं होंगी? 2। तो एक अपराध करते हैं तो एक ही बार सजा मिलेगी। अब ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार अलग सजा दे दे, वो काट के आओ फिर राज्य सरकार अलग दे दे। किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। जांच के दौरान नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध लगा दिया है। नार्को टेस्ट क्या होता है और ब्रेन मैपिंग टेस्ट क्या होता है? ब्रेन मतलब दिमाग, ब्रेन मैपिंग टेस्ट सामने वाले का दिमाग पढ़ने की कला ब्रेन मैपिंग टेस्ट कहलाती है। एक मशीन भी आती है झूठ का पता लगाती है। अब वो झूठ का पता ये नहीं लगाती है कि वो बोलने लगी कि नहीं ये सही बोल रहा है, ये गलत आंसर है, ये सही आंसर है, ऐसे नहीं। आपने क्वेश्चन पूछा कि आपने ये मर्डर किया है, अब वो सोचेगा तो उसकी हार्ट बीट नॉर्मल से कम हो रही है या फिर तेज हो गई है। यदि वो तेज या बिल्कुल कम होती है तो उससे आपको पता चल जाएगा कि ये झूठ बोल रहा है। सीधा हम आपसे क्वेश्चन पूछें, आप डेली कोचिंग आते हैं, आप बोल दोगे हाँ, सोचने का टाइम नहीं लगेगा। आप पूछोगे 30 तारीख को आप कहाँ थे, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आप बता दोगे। अब उसी में 30 तारीख को थे खजुराहो में, बता दो पन्ना में, थोड़ा टाइम तो लगेगा। अरे यार खजुराहो से पन्ना बता दें, लेकिन अब ये ना हो कि अब दोबारा पन्ना से कोई प्रश्न पूछने लगे। उसकी हार्ट बीट कम ज़्यादा होती है और वो मशीन कैच कर लेती है।
अनुच्छेद 21 किसी व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से वंचित नहीं किया जाएगा। जैसे जीविकोपार्जन का अधिकार, कहीं भी जाकर अपनी जीविका मजदूरी कर सकता है, व्यवसाय कर सकता है। प्रदूषण मुक्त वायु एवं जल के उपयोग का अधिकार है। अब यही फैक्ट्री खुल जाए कोचिंग के बगल में, रह पाओगे? उसका धुआं, तो प्रदूषण युक्त वायु और जल के उपयोग का उसे अधिकार दिया गया है। आश्रय पाने का अधिकार, आधी रात में कहीं घूमने गए और रात हो गई आधी, अब क्या है? आश्रय पाने का अधिकार, होटल वगैरह इसीलिए बनाए गए। निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, आपके ऊपर केस हो जाता है तो ऐसा नहीं है कि सामने वाला वकील दमदार है तो केवल जज उसी की बात सुने, आपका वकील थोड़ा कमज़ोर है उसकी बात ना सुनेगा। निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, जज को दोनों वकीलों को सुनना पड़ेगा। अविलंब चिकित्सा उपलब्ध कराने का अधिकार, कहने का मतलब ये है एक्सीडेंट हो जाए तो आती है ना वो 108 नंबर एम्बुलेंस, अविलंब चिकित्सा उपलब्ध कराने का अधिकार है। यहाँ से ले गई। और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खजुराहो, डॉक्टर नहीं मिले या डॉक्टर ने कह दिया रेफर करो छतरपुर, झांसी, ग्वालियर, जो 108 एम्बुलेंस लेकर आई थी वो लेकर वहाँ जाएगी जहाँ डॉक्टर बोलेगा। निजता का अधिकार, हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार, जब तक कोर्ट आपको जेल नहीं भेजती है तब तक आपको हथकड़ी नहीं लगाई जाएगी। अनुच्छेद 22 में मनमानी गिरफ्तारी निरोध से संरक्षण का अधिकार दिया गया है। मनमानी से संरक्षण का मतलब है कि कोई भी पुलिस वाला आपसे कहे हम आपको गिरफ्तार करने आए हैं, उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि बिना वारंट के आपको गिरफ्तार करके। ये थी आपकी संविधान की क्लास, जो क्लास 4 दिन में खत्म हुई है, अनुच्छेद 15 तक पहुँचे। 1 घंटे की क्लास हो चुकी है। अब ये PDF हम आपको भेज देंगे। यूट्यूब पर जो देख रहे हैं उन्हें चाहिए है तो व्हाट्सएप का नंबर है 96 30 55 61 60, इस पर मैसेज करिए, संविधान की PDF भेज दी जाएगी।